अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 12 करेंगे, मेथडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन 2। टॉपिक 37 से 39 डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वेश्चन एंड प्लानिंग, प्री रिव्यू। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी हम फील्ड रिसर्च करने जा रहे होते हैं, स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च, तो सबसे पहले हमें अपने प्री प्री रिव्यू कर लेना चाहिए। प्री रिव्यू होता है कि आप अपने क्लास फेलोज़, फ्रेंड्स या अपने जो कुलीग्स वगैरह हैं उनसे मशवरा कर लो जो इस फील्ड में हैं आपके साथ रिसर्च में। ठीक है। उस अब सवाल ये उठता है कि प्री रिव्यू क्यों ज़रूरी है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब हम अपनी रिसर्च किसी प्री के साथ, मतलब दोस्त या फ्रेंड्स या कोलीग के साथ डिस्कस करते हैं, तो उनका आइडियाज़ और एक्सपीरियंस सुनकर हमें समझ आती है कि फ़ील्ड में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और उसको कैसे डील कर सकते हैं आप। ठीक है। सेकंड पे हमारे पास कहा जाता है कल्चर सेंसिटिविटी। जैसे कि पाकिस्तान में कुछ टॉपिक्स जैसे रिप्रोडक्शन, हेल्थ पे ओपनली बात करना लोगों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में यही कॉमन है। तो प्री आपको बता देता है कि कोई टॉपिक पे कैसे आपको अप्रोच करना है। थियोरेटिकल क्लैरिटी, अगर कोई दोस्त कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो आपको गाइड करेगा कि कौन से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लेने चाहिए और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। आपको प्री से, मैंने फ्रेंड से या कोलीग से फीडबैक मिलता है कि आपकी रिसर्च सच में यूज़फुल है या बस टाइम पास, क्या कुछ ज़्यादा लिख दिया है या कुछ मिसिंग है, या सब क्लैरिफाई हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं अगर आप किसी से डिस्कस कर लो। ये सिर्फ एक तरफ का प्रोसेस नहीं, दोनों साइड सीख रही होती हैं। आप भी उससे और वो भी उससे, मतलब वो भी, उसको जो आपका फ्रेंड है उसे भी पता लग रहा होता है कि आप क्या किस बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो। ठीक है। और आपको पता लग रहा होता है क्योंकि उसने कोई एक रिसर्च पहले, जो आप जिसे आप बात कर रहे हो फ्रेंड से, उसने पहले एक रिसर्च या 2 रिसर्च की होंगी। ठीक है। और वो आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि हाँ भाई, फ़लाने टाइम पे तुम्हें ये चैलेंज आएगा और ये चैलेंज आएगा, अब तुम्हें ऑडियंस को सही सिलेक्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है। अब मतलब आपका फ्रेंड आपको बता सकता है कि आपको रिएक्शन किस तरह मिल सकता है लोगों का। ठीक है। और किन चीज़ों का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, ETC। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, यूनिवर्स, स्टडी एरिया और लोकल। यूनिवर्स का मतलब आप समझते हैं कि वो लोग या वो इलाके जो आपकी रिसर्च का हिस्सा बनने वाले हैं। ठीक है, उसे यूनिवर्स कहते हैं। जो भी कम्युनिटी, मतलब अगर मैंने अगर रिसर्च, ओके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सोचो अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि एक्सचेंज मैरिजेस या एक्सचेंज शादियाँ कैसे होती हैं, तो आपका यूनिवर्स होगा वो लोग जो ऐसे शादियाँ करते हैं। ठीक है। अगर आप स्ट्रीट क्राइम पर रिसर्च कर रहे हो तो मोस्टली जवान लोग यूनिवर्स होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो क्राइम में कम इन्वॉल्व होते हैं। तो जवान लोग जो से हो गए, जो यूथ होगा वो आपका यूनिवर्स होगा। यानी चाइल्ड अब्यूज़ पर रिसर्च कर रहे हो तो अब्यूज़्ड बच्चे जो गालियाँ देते हैं वो आपका यूनिवर्स होंगे, और उनके वालिदैन, ठीक है, उनके पेरेंट्स आपके यूनिवर्स होंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप उनके पेरेंट्स को ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर उनके पेरेंट्स अब्यूज़िंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चे भी आगे ये करेंगे। अच्छा, सिर्फ पर्सन ही नहीं, एरिया या लोकेलिटी भी यूनिवर्स से बन सकती है। जैसे कोई कम्युनिटी है या स्कूल है, वो भी आपको यूनिवर्स बन सकती है। ठीक है। और अगर आपकी लैंग्वेज वहाँ के लोगों जैसी है तो फील्ड में काम करना आसान हो जाता है। ठीक है। अगर आप किसी कम्युनिटी में विज़िट कर रहे हो या स्कूल में विज़िट कर रहे हो तो उनकी जो लैंग्वेज है वो आपसे रिलेट करती है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आपसे रिलेट नहीं करती तो आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। इसलिए आपको बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए कि अगर आपकी लैंग्वेजेस नहीं मिल रही कम्युनिटी, तो आपको बैकअप पे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज करने पड़ेगा। ठीक है। होप सो मैंने यहाँ से सारा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस। ठीक है। अब बात आती है कि आप किसको या किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, ये कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस। ये हो सकता है इंडिविजुअल हो सकता है,
ठीक है। ख़ानदान हो सकता है, प्री यानी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेटवर्क हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इवेंट या कल्चर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज एग्ज़ाम्पल आ जाती है। 3 इम्पोर्टेंट जो से लोग हैं वो आते हैं। अगर हम एक्सचेंज मैरिजेस का टॉपिक ले लें तो 3 इम्पोर्टेंट लोग होंगे जो हमारे यूनिवर्स होंगे। सबसे पहले वो कपल जिसकी एक्सचेंज मैरिज हुई है, ठीक है, उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनके माँ बाप से हम बात करेंगे जाके, और उनके दादा दादी या नाना नानी, क्योंकि डिस्कशन मोस्टली उन्हीं के कहने पर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। एक और एग्जांपल ले लें क्राइम पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, देखा क्रिमिनल बिहेवियर, तो क्राइम के साथ उनके ख़ानदान, ठीक है, उनके ख़ानदान को ज़रूर एनालाइज़ करना है, उनसे ज़रूर बात करनी है, क्योंकि आप उनके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। अगर किसी जवान लड़के ने क्राइम कमिट किया है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसकी फ़ैमिली को देखेंगे। फ़ैमिली में कई माँ बाप का या पिछला केस इस तरह तो नहीं है कि जो इनकी फ़ैमिली में पहले हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ़ैमिली से ही आप अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूनिट एनालिसिस में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अपनी 3 चीज़ें हैं जो समरी है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। सबसे पहले है आपका प्री रिव्यू। अपने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से प्री रिव्यू ले लो, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास यूनिवर्स है कि आप यूनिवर्स सोच समझ कर चूज़ करो, ठीक है, कौन लोग और कौन से एरिया में आपका फोकस है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट एनालिसिस, तीसरा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट ऑफ एनालिसिस। आप किस शख्स या चीज़ को डीपली स्टडी करने जा रहे हो उसका पता हो आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।